हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 4 टीवीएस का चैप्टर 24 डिस्कस करेंगे, जो आपकी बुक लुकिंग अराउंड में से है। चैप्टर का नेम है होम एंड अब्रॉड। तो होम का मतलब होता है घर एंड अब्रॉड का मतलब होता है दूसरी कंट्री। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक अ स्मॉल रिपोर्ट कंपेयरिंग आबू धाबी विद द प्लेस वेयर यू लिव। यू कैन यूज सम ऑफ दीज पॉइंट्स मैंशनड बिलो वाइल राइटिंग द रिपोर्ट। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ पिक्चर्स और पुट फोटोग्राफ्स। कि जैसे चैप्टर में दो जगहों का कंपैरिजन था, एक तो होम टाउन था उनका और एक था फॉरेन कंट्री। ऐसे ही आपको आबू धाबी से कंपेयर करना है जिस जगह पर आप रहते हैं। तो हम भी चैप्टर वाइज ही से कंपेयर करेंगे, हम भी केरला का ही कंपैरिजन आबू धाबी से कर लेते हैं। सो कंपैरिजन में सबसे पहले आपको कंपेयर करना है क्लाइमेट, कि वहाँ का क्लाइमेट कैसे अलग है आपके रीजन के क्लाइमेट से। तो आबू धाबी का क्लाइमेट है वो है वेरी ड्राई, कि बहुत सूखा, बहुत धूप होती है वहाँ पे, ऑलमोस्ट वहाँ पे सब कुछ डेजर्ट ही है। एंड केरला में ना हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, कि वहाँ पे गर्म होता है एंड ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट होता है। ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट मतलब कि आसपास का जो वहाँ पे क्लाइमेट है, वेदर है, उसमें एक नमी रहती है। फिर कंपैरिजन सेकंड में आपको ये बताना है कि व्हाट पीपल वेयर, कि लोग क्या पहनते हैं आबू धाबी में, केरला में। तो आबू धाबी में लोग पहनते हैं कॉटन के लंबे लंबे गाउन। जो मेल्स होते हैं, आपने देखा होगा, वो वहाँ के शेख वगैरह होते हैं, लंबे लंबे गाउन पहनते हैं वाइट कलर के। एंड केरला में कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं लोग। ठीक है, क्यों पहनते हैं कॉटन के क्लोथ्स दोनों ही एरियाज़ में? क्योंकि कॉटन ना हमें गर्मी से बचाने में काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट कंपैरिजन है ट्रीज़ एंड प्लांट्स, की कैसे ट्रीज़ आबू धाबी में उगते हैं, कैसे जो ट्रीज़ हैं वो केरला में उगते हैं। तो आबू धाबी में ना डेट्स के ट्रीज़ काफ़ी फेमस हैं, जो खजूर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। एंड केरला में कोकोनट के ट्रीज़ काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, उसके बाद है द काइंड ऑफ बिल्डिंग, कि किस तरह की बिल्डिंग आबू धाबी में एंड केरला में दिखती है। तो आबू धाबी में ऑलमोस्ट सारी बिल्डिंग कैसी है, स्काई स्क्रैपर। ठीक है, बड़ी बड़ी वो है बिल्डिंग्स हैं, आसमान छूती हुई बिल्डिंग्स हैं। मतलब सच में आसमान नहीं छू रही, बट आपको ऐसा लगेगा दैट दे आर टचिंग द स्काई, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड स्काई स्क्रैपर। और केरला में हर तरह की मतलब बिल्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, मल्टी स्टोरेड मिल जाएंगी, छोटी बिल्डिंग्स मिल जाएंगी, छोटे घर मिल जाएंगे, बड़े घर मिल जाएंगे। तो केरला में काफ़ी डाइवर्सिटी है बिल्डिंग्स के मामले में। फिर ट्रैफिक, तो आबू धाबी में कैसा ट्रैफिक है, लेस, एंड केरला में है ज़्यादा। फिर कॉमन फूड आइटम्स क्या हैं, ठीक है, कि वहाँ का जो फूड आइटम है वहाँ पे क्या क्या कॉमनली लोग खाते हैं। तो आबू ढाबी में लोग डेट्स, खजूर और मीट खाते हैं ज़्यादा। एंड केरला में लोग इडली, डोसा, सांभर और जो भी साउथ इंडियन डिशेज़ होती हैं वो सब खाते हैं। लैंग्वेज देखते हैं। आबू ढाबी में लैंग्वेज अरेबिक एंड इंग्लिश है, एंड केरला में मलयालम एंड इंग्लिश है। और स्टूडेंट, आप चाहें तो आबू ढाबी का कंपैरिजन ना आप अपने रीजन से भी कर सकते हैं यहाँ पे। लाइक अगर आप पंजाब में रहते हैं तो आप पंजाब से आबू ढाबी का कंपैरिजन कर सकते हैं। आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली से कंपेयर कर सकते हैं। आप यूपी में रहते हैं तो यूपी से आबू धाबी का कंपेयर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सैम्पल आंसर के तौर पे केरला लिया है, बिकॉज बुक में भी जो आपका चैप्टर है उसमें इन्हीं दोनों का मेंशन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वाई डू यू थिंक मैनी ट्रीज़ कैन नॉट ग्रो इन डिज़र्ट एरिया, कि आपको क्या लगता है कि डिज़र्ट एरिया में जो ट्रीज़ होते हैं वो ग्रो क्यों नहीं कर पाते। तो क्वेश्चन सेकंड का जो आंसर है आप लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ वाटर, की जो वाटर की कमी के कारण वहाँ पे जो पेड़ है वो नहीं उग पाते डिज़र्ट में। डिज़र्ट बिल्कुल ही सूखे हुए होते हैं एंड वहाँ पे बिल्कुल भी पानी की मतलब सुविधा नहीं होती, और रेनफॉल भी बहुत ही कम होता है, मतलब ना के बराबर होता है, इसलिए वहाँ पे पेड़ नहीं उग पाते। क्वेश्चन थर्ड है, डू यू हैव एनी रिलेटिव हु लिव इन अनदर कंट्री, कि क्या आपके कोई रिश्तेदार हैं जो दूसरी कंट्री में रहते हैं। तो आप लिख सकते हैं आंसर में येस, वन ऑफ माई अंकल्स लिव इन यूके या यूनाइटेड किंगडम। मतलब ये सैम्पल आंसर है, आप चाहे तो ये लिख सकते हैं। और अगर कोई भी रिलेटिव नहीं रहता तो आप सीधा नो लिख दीजिए, और कोई भी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ लॉन्ग हैव दे लिव देयर, डिड दे गो देयर फॉर स्टडीज़ और फॉर वर्क, वॉज देयर एनी अदर रीज़न, कि कितने टाइम से वो रह रहे हैं फॉरेन कंट्री में। ठीक है, वो क्यों गए थे फॉरेन कंट्री में, पढ़ने गए थे, जॉब करने गए थे, एंड और कौन से दूसरे रीज़न है जिसकी वजह से वो वहाँ रह रहे हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी क्वेश्चन को, जो मैंने सैम्पल आंसर लिखा था थर्ड का, कि मेरे अंकल यूके में रहते हैं। तो भाई वो क्यों रहते हैं, क्योंकि
ही हैज़ बीन लिविंग देयर फॉर 10 years, कि वो 10 सालों से वहाँ रह रहे हैं. एंड वो इनिशियली ही वेंट देयर फॉर स्टडी, आफ्टर स्टडी ही इज़ डूइंग अ जॉब देयर. कि वो पहले तो पढ़ने गए थे, लेकिन पढ़ने के साथ साथ ही जब उनकी ग्रेजुएशन हुई वहाँ पे, उनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई, तो उन्हें वहाँ पर ही जॉब ऑफर हो गई. एंड जॉब के सिलसिले में वो फिर वहाँ पर ही बस गए या रहने लग गए. ठीक है, ये दोनों सैम्पल आंसर है. ये कोई वो नहीं है कि ऑब्जेक्टिव एक आंसर है, ये एक सब्जेक्टिव आंसर है. आप इसमें अपने एक्सपीरियंसेस लिखेंगे, मैंने यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं. ठीक है, आपको सिर्फ हिंट देने के लिए कि इस तरह से आप क्वेश्चन के आंसर को अटैम्प्ट कर सकते हैं. और चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. क्वेश्चन 5th है, लुक एट दीज करेंसी नोट्स, राइट द वैल्यू ऑफ इच नोट इन द बॉक्स नियर इट्स पिक्चर. कि करेंसी नोट देखने हैं आपको, एंड आपको बताना है कि ये कौन कौन से नोट्स हैं. ठीक है, आंसर देखते हैं. फर्स्ट नोट है 5 रुपीज़ का, सेकंड नोट है 10 रुपीज़ का, थर्ड नोट है 100 रुपीज़ का, एंड लास्ट नोट है फोर्थ वाला 500 रुपीज़ का. क्वेश्चन 6 है, टू विच कंट्री डज दिस करेंसी बिलोंग, हाउ डिड यू नो. कि किस कंट्री के नोट हैं जो आपने क्वेश्चन नंबर 5 में देखे हैं या ऊपर देखे हैं. तो सिंपल सा आंसर है इसका, दिस करेंसी बिलोंग्स टू इंडिया, इट कैन बी रिकॉग्नाइज बाय द नेम ऑफ कंट्री रिटन ऑन द नोट. कि ये जो नोट है ऊपर हमने देखे हैं, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया के नोट्स हैं, इंडिया के करेंसी नोट्स हैं. और हमें कैसे पता चला, हमें इन पे जो लिखा हुआ था इंडिया का नाम, उससे पता चला. ठीक है, क्वेश्चन 7th है, हुज पिक्चर कैन यू सी ऑन द नोट्स. कि किसकी पिक्चर आप नोट्स पर देखते हैं. तो आंसर में आप लिखेंगे, ऑन द नोट्स वी कैन सी द पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी. कि हमने नोट में किसकी पिक्चर देखी, महात्मा गांधी की. क्वेश्चन 8th है, कैन यू फाइंड एनी नंबर ऑन द नोट अदर देन वैल्यू. कि क्या आपने वैल्यू नंबर के अलावा नोट पे कोई और नंबर देखा है. तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, येस, अ 9-digit कोड कैन बी सीन ऑन द नोट, इट इज़ सीरियल नंबर ऑफ द नोट. कि हाँ, मैंने 9 डिजिट का कोड नंबर देखा है नोट पे, जो कि नोट का क्या होता है, सीरियल नंबर होता है. क्वेश्चन 9th है, डू यू थिंक दैट 2 नोट्स कैन हैव सेम नंबर. कि क्या आपको लगता है कि 2 नोट्स के सेम सीरियल नंबर हो सकते हैं. तो इसका आंसर है नो, ऐसा नहीं हो सकता. और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि वो नोट नकली है. क्वेश्चन 10 है, टेक अ 10 रुपी नोट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, हाउ मैनी लैंग्वेजेस कैन यू सी ऑन द नोट. कि आपको एक 10 रुपये का नोट लेना है और ये देखना है कि उस पर कितनी लैंग्वेजेस लिखी हैं. ठीक है, इन एडिशन टू इंग्लिश एंड हिंदी 15 मोर लैंग्वेजेस कैन बी सीन ऑन द 10 रुपी नोट, दिस कैन बी सीन इन द फिगर गिवन बिलो. कि इंग्लिश और हिंदी के अलावा 15 भाषाएं नोट पर लिखी होती हैं 10 रुपीज़ के. एंड आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, आप काउंट भी कर सकते हैं. आप अपना 10 रुपये का नोट निकालिए और उसमें काउंट कीजिए, जहाँ पर ये रेड सर्कल हो रखा है ना, उस एरिया को नोट पर देखिए जो आपके पास नोट है, और उतनी लैंग्वेजेस को आप गिनिए. आपको पता चलेगा कि 15 लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर. उसके बाद क्वेश्चन 11 है, राइट द नेम ऑफ बैंक गिवन ऑन द नोट. की जो नोट पे बैंक का नाम लिखा है वो आपको बताना है. तो आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का मेन बैंक है, जिसके अंदर इंडिया के सारे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बैंक आते हैं. क्वेश्चन 12 है, हाउ मैनी ऑफ दीज कॉइन्स डू यू रिकॉग्नाइज. कि इनमें से कितने कॉइन्स आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. तो आंसर में आप लिख सकते हैं, द कॉइन्स दैट आई कैन रिकॉग्नाइज आर दैट ऑफ रुपीज़ 1, 2 and 5 एज वेल एज दैट ऑफ 50 पैसा. कि मैं 1, 2 और 5 रुपये के कॉइन्स रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, और इसके अलावा मैं 50 पैसे के नोट्स भी रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. क्वेश्चन 13 है, व्हाट इज़ रिटन ऑन इच कॉइन अदर दैन द वैल्यू. कि वैल्यू के अलावा जो कॉइन है ऊपर, उन पर क्या क्या और लिखा हुआ है. आंसर है इसका, अदर दैन द वैल्यू इच कॉइन हैज़ द नेम ऑफ कंट्री एंड द ईयर इन विच इट वॉज मेड. कि वैल्यू के अलावा नोट पर कंट्री का नाम लिखा है, जो कि इंडिया, नोट पर नहीं, कॉइन पर कंट्री का नाम लिखा है जो इंडिया है. एंड उस पर यह भी लिखा है कि वो किस साल में बनाया गया था, वो सन भी लिखा है. क्वेश्चन 14 है,
Look at these notes. Do they all belong to India? Put a circle around notes that are not Indian. Find out which country do they belong to. कि यहाँ पे कुछ अलग अलग कंट्रीज़ के नोट हैं, उनमें से आपको पहचानना है कि इंडिया का नोट कौन सा है, और बाकी के आपको ये बताने हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के नोट हैं, ठीक है, पहचान कर। देखते हैं इसका आंसर। तो जो जिन नोट पे सर्कल किया हुआ है ना, वो दूसरी कंट्रीज़ के नोट हैं, एंड जिन पे सर्कल नहीं किया हुआ रेड से, वो इंडिया के नोट हैं। तो जो सबसे पहला नोट है दूसरी कंट्री का, ओके, तो ये मैंने नाम लिख दिए हैं ना सारे नोट्स के, ये सीक्वेंस वाइज आप इस पे लिख दीजिएगा। पहला नोट इंग्लैंड का है, दूसरा इंडिया का है, ठीक है, एंड रॉ वाइज चलेगा ये, मतलब हॉरिजॉन्टली चलेगा ये, वर्टिकली नहीं चलेगी ये टैगिंग नेम की। तो फर्स्ट वाला नोट है वो इंग्लैंड, सेकंड वाला इंडिया, फिर थर्ड वाला यूएसए, एंड फोर्थ वाला भी यूएसए, फिर फिफ्थ वाला ओमन, एंड फिर से इंडिया, चाइना, ओमन, चाइना, ओमन, चाइना, चाइना, इंडिया, इंग्लैंड, ठीक है। कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं। देखो वैसे इस पिक्चर में भी नोट्स का नाम मेंशन है, और जिन पर मेंशन नहीं है वो सारे इंडिया के नोट हैं। जिन पर रेड मार्क है ये वो दूसरी कंट्रीज़ के नोट हैं, और जिन पर रेड मार्क नहीं है और ना ही कोई नाम मेंशन है, इसका मतलब ये है कि वो इंडिया के नोट हैं। क्लियर है ये? वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका आंसर का। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।